हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सिपियंस। सो आज की वीडियो में हम एक बेसिकली पीटीएन और फॉक्सो इन दोनों प्रोटीन्स की बात करेंगे। इनका सिग्नलिंग में क्या रोल होता है। सो दिसंबर 23 के अंदर सीएसए नेट में 2 क्वेश्चन आ रखे थे विच आर रिलेटेड टू पीटीएन फॉक्सो। ठीक है, तो देखते हैं इसको, इन दोनों प्रोटीन्स के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इंसुलिन या ग्रोथ फैक्टर्स हैं, एज वी नो, जो इंसुलिन होता है आपका या जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको कौन सी सिग्नलिंग शो करते हैं? आरटीके। ठीक है, इंसुलिन है चाहे आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इंसुलिन है या जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो सेल की प्रोलिफरेशन, ग्रोथ या उनका सर्वाइवल कराते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो ये यहाँ पर सिग्नलिंग शो करके, जैसे ग्रोथ फैक्टर आगे से बाइंड करता है तो PIP2 बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोआइनोसाइड 3 काइनेज, ये PIP3 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आगे PDK1 और फिर आपका जो AKT PKB पाथवे चलता है। ठीक है, तो ये एक तरह से काइनेज है, प्रोटीन काइनेज भी आप देख रहे हो कि आगे एमटोर, फॉक्सो और BAD। ठीक है, ये तीनों एक तरह से क्या करता है आपका, बेसिकली इनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो मेन अपन फॉक्सो पढ़ेंगे। ठीक है, एमटोर का रोल सेल प्रोलिफरेशन, ग्रोथ एंड सर्वाइवल में होता है। ठीक है, सो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज मैमेलियन टारगेट ऑफ रापामाइसिन। एमटोर जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मैमेलियन टारगेट ऑफ रापामाइसिन, टारगेट ऑफ रापामाइसिन। ठीक है, और इसमें चलो थोड़ा सा आपको BAD के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली जो BAD होता है, ठीक है, दैट इज योर BCL2 एसोसिएटेड। ठीक है, BCL2 एसोसिएटेड डेथ प्रमोटर, BCL2 एसोसिएटेड डेथ प्रमोटर। देखो BAD की खास बात क्या है, इसकी ना 2 फॉर्म्स होती हैं। BAD या तो फॉस्फोरेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है, मतलब इसके ऊपर फॉस्फोरेट, क्योंकि ये जो सिग्नलिंग चल रही है इसके अंदर BAD की फॉस्फोराइलेशन हो रही है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म इसकी कौन सी होती है, जिसमें ये आपका डीफॉस्फोराइलेटेड होता है। ठीक है, सो जब आपका BAD, ठीक है, क्योंकि BAD जो है ना वो जब फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में है तब बेसिकली वो क्या करता है, ठीक है, तब वो बेसिकली आपका क्या करता है कि इसको आप बोल सकते हो कि तब ये एंटी एपोप्टोटिक होता है। ठीक है, क्योंकि इस सिग्नलिंग में देखो ना, हमने सेल का एपोप्टोसिस तो वैसे भी नहीं कराना। ठीक है, तब ये कैसे होता है? एंटी एपोप्टोटिक। ठीक है, क्योंकि जो BAD फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में ये ना BCL2, ठीक है, BCL2 क्या होता है, विच इज एंटी एपोप्टोटिक। ठीक है, ये हम एपोप्टोसिस में पढ़ते हैं कि BCL2 वो होता है जो जीन्स के प्रोडक्ट होते हैं वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो जब ये फॉस्फोलिपिड फॉर्म में होता है तो इसकी BCL2 के साथ इंटरेक्शन ही नहीं होती, तो BCL अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कि वो सेल का एपोप्टोसिस नहीं कराने देगा, और आप ये कह सकते हो कि हमने सेल की ग्रोथ करानी है। लेकिन जब ये डीफॉस्फोलिपिड फॉर्म में होता है तो ये BCL2 के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जैसे BAD विल इंटरेक्ट विद BCL2 और वो BCL2 का अपना काम नहीं करने देगा। ठीक है, तो उस टाइम पर फिर क्या होगा, दैट विल दो सेल का एपोप्टोसिस होगा, क्योंकि BCL2 को वो एज ए एंटी एपोप्टोटिक काम करने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि BAD जब फॉस्फोलिपिड है तो एंटी एपोप्टोटिक है, बट व्हेन इट इज डीफॉस्फोरिलेटेड तो ये BCL2 को काम नहीं करने दे रहा, तो आप कह सकते हो कि सेल का क्या होगा, आपका एपोप्टोसिस। ठीक है, बट मेन जैसे यहाँ पर हमने फॉक्सो की बात करनी है, तो जैसे आप देख सकते हो कि फॉक्सो क्या कर रहा है। फॉक्सो एक तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये उन प्रोटीन्स को बेसिकली इनहिबिट कर रहा है जो बेसिकली एक तरह से आपके जैसे फास्ट है, BIM, P21 के ऊपर इसका एक्शन है, क्योंकि ये सब के सब क्या कराते हैं, ये सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कराते हैं। ठीक है, लेकिन CMYC, ठीक है, तो CMYC को ये इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, जिसने सेल की प्रोलिफरेशन करानी है, तो एक तरह से आप क्या कह सकते हो कि फॉक्सो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका। ठीक है, तो फॉक्सो क्या करा है, फास्ट सेल और BIM को एक्टिवेट कराता है जो सेल प्रोलिफरेशन को रोकेंगे। ठीक है, P21 और P27 को भी वो एक्टिवेट कर रहा है, ये भी स्टॉप करते हैं। बट जिसने सेल की ग्रोथ करानी है,
ठीक है, CMYC सेकेंडरी 1 इसको ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो बेसिकली आपका फोक्सो है वो बेसिकली एपोप्टोसिस को फेवर कर रहा है। वो किसको फेवर कर रहा है? एपोप्टोसिस को, या आप ये कह सकते हो कि सेल की प्रोलिफरेशन को रोक रहा है। ऐसे जो PTM है वो भी इस स्पेसिफिक सिग्नलिंग को रोकता है, क्योंकि वो PIP3 को PIP2 में कन्वर्ट करा रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि दोनों के दोनों, चाहे वो PTM है चाहे वो आपका फोक्सो है, दोनों के दोनों ही सेल के प्रोलिफरेशन को रोकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दोनों का नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये सेल प्रोलिफरेशन को रोक रहे हैं तो आप क्या कह सकते हो कि ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करा रहे हैं, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम आर इनहिबिटर ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, दोनों के दोनों सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कराते हैं, PTM एंड फोक्सो, ठीक है। तो ये दोनों अभी हम प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों जो प्रोटीन्स हैं ये सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कराते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है PTM और फोक्स अगर दोनों के दोनों ही एक तरह से आप कह सकते हो कि दोनों के दोनों सेल ग्रोथ को आपका प्रिवेंट करते हैं। चलिए अभी तो क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड आपके। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके दिसंबर 23 CSA नेट दिसंबर 23 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक तो सिग्नलिंग से रिलेटेड है और एक कैंसर से रिलेटेड है, तो दोनों डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इंसुलिन रिसेप्टर is activated on binding insulin molecule. This leads to the activation of downstream PI3K pathway that triggers AKT to phosphorylate and inactivated phosphotranscription factor, ठीक है। तो ये जो सिग्नलिंग हमने नॉर्मली पढ़ी, क्योंकि हमें हमें इंसुलिन को सेल की ग्रोथ कराता है, तो ये जो फोस्फोट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है ये इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि अगर ये एक्टिवेटेड है तो ये सेल की ग्रोथ को रोकता है। ऐसे ही PTN जो भी मैंने आपको बताया कि जो PIP3 को PIP2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो इट एंटागोनाइजेस द PI3 के पाथवे, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन क्या है, ए रिडक्शन ऑफ फंक्शन, मान लो इंसुलिन रिसेप्टर ने का फंक्शन ही लॉस हो गया, रिडक्शन ऑफ फंक्शन का आप क्या बोल सकते हो, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। कि इंसुलिन रिसेप्टर ने अपना फंक्शन ही यूज कर दिया, तो कहते हैं उससे ना जो ड्रामेटिकली जो लाइफ स्पैन है वो ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमें ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वो स्टेटमेंट्स हमें देखना कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो इंसुलिन तो है नहीं, मतलब रिसेप्टर तो है नहीं, ऑब्वियसली जो रिसेप्टर ना होने की वजह से कैसे जो ऑर्गेनिज्म का है वो लाइफ स्पैन इंक्रीज हो गया, ठीक है। देखो एक चीज आपने इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखनी है, अगर तो सेल ग्रोथ हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रही है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि मतलब उसका लाइफ स्पैन कम होगा, ठीक है। अगर हम क्या कह रहे हैं, अगर सेल प्रोलिफरेशन हो रही है, अगर सेल ग्रोथ हो रही है, तो अगर सेल ग्रोथ होगी तो आप क्या कहोगे कि लाइफ स्पैन उसका कम है, ठीक है। जनरली हम वैसे भी पढ़ते हैं कि जब सेल्स करते हैं ना, जिसमें हमारे अंदर टीलोमियर्स होते हैं, जैसे जैसे सेल्स डिवाइड करते रहते हैं तो टीलोमियर की लेंथ कम होती जाती है, तो आप ये भी कह सकते हो कि लाइफ स्पैन कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी तरह से हम सेल ग्रोथ को रोकें, ठीक है, अगर हम सेल ग्रोथ या उसकी प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करें, देन यू कैन से कि जो लाइफ स्पैन है वो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं इससे पहली स्टेटमेंट को क्या दिया है। The following statements were made regarding the mutation and their outcomes. देखिए हमारा जो क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, हमने सेल की ग्रोथ को रोकना है, अगर सेल की ग्रोथ को रोकेंगे तभी लाइफ स्पैन इंक्रीज होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है ए गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन AKT makes the organism long lived। अब देखो अगर AKT एक्टिव है तो वो तो बेसिकली सेल्स की ग्रोथ कराएगा, और सेल्स की ग्रोथ होगी तो लाइफ स्पैन कम होगा, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन देखें, ए फोक्सो डिलीशन म्यूटेशन, जैसे फोक्सो है ही नहीं, फोक्सो का काम क्या होता है, वो सेल की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। सेल की ग्रोथ को रोकता है तो उससे लाइफ स्पैन बढ़ना चाहिए, कहता है फोक्सो में डिलीशन म्यूटेशन होगी that suppresses the long लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फोक्सो अगर है
तो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा, लेकिन फॉक्सो डिलीट हो गया तो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेसिकली सप्रेस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। विद द रिडक्शन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन इंसुलिन रिसेप्टर, वो तो हमें पहले ही बता रखा है इंसुलिन रिसेप्टर तो काम ही नहीं कर रहा। तो अगर फॉक्सो डिलीट हो गया तो बेसिकली दैट विल सप्रेस, क्योंकि फॉक्सो अगर होगा तो लाइफ स्पैन बढ़ेगा, ठीक है, फॉक्सो नहीं होगा तो लाइफ स्पैन सप्रेस होगा। ऐसे पीटीएम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया फोक्सो और पीटीएम जहां पर भी ये दोनों नाम आते हैं ना, ये दोनों के दोनों एक तरह से सेल प्रोलिफरेशन को रोकते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली अगर आपने सेल प्रोलिफरेशन करानी है तो ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, फोक्सो भी इनएक्टिव होना चाहिए, पीटीएम भी। अब दूसरा उसमें लिखा है पीटीएम डिलीशन म्यूटेशन, पीटीएम भी सेल ग्रोथ या प्रोलिफरेशन को रोकता है, ठीक है। तो अगर सेल ग्रोथ या प्रोलिफरेशन अगर नहीं होगी तो लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। अब वो कह रहे हैं कि पीटीएम में भी डिलीशन से लाइफ स्पैन सप्रेस हो जाता है विद द रिडक्शन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन इंसुलिन रिसेप्टर, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बी भी स्टेटमेंट सही है, सी भी सही है। अब डी उसने क्या लिखा है, in loss of function mutation in FOXO orthologs makes the worms long lived। भाई फोक्सो होना चाहिए ना, देखो फोक्सो पीटीएम है तो बस बस आप ये याद रखना कि बेसिकली दे विल इनहिबिट सेल ग्रोथ, और अगर सेल की ग्रोथ नहीं हो रही है तो लाइफ स्पैन बढ़ता है। अब वो चौथी स्टेटमेंट में क्या लिख रहा है कि फोक्सो के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन होगा, फोक्सो काम कर ही नहीं रहा तो वॉर्म्स लॉन्ग लिव नहीं होंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सेल की ग्रोथ होगी और उनका लाइफ स्पैन क्या होगा आपका बेसिकली कम होगा, ठीक है। तो इस केस में लॉन्ग लिव नहीं होगा, इस केस में शॉर्ट लिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी एंड सी दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। तो जो भी हमने नॉर्मल सिग्नलिंग पाथ पे पढ़ते हैं ना इंसुलिन या ग्रोथ फैक्टर का, तो उसमें तो हम चाहते हैं कि सेल की ग्रोथ हो, बट बस ये याद रखना दे आर एंटागोनिस्टिक, ठीक है। सो व्हाट एकेटी इज डूइंग, वो फोक्सो को इनहिबिट कर रहा है, अब फोक्सो काम नहीं करेगा तो सेल की ग्रोथ होगी। पीटीएम क्या कर रहा है, पीआईपी को दोबारा पीआईपी में कन्वर्ट करा रहा है, तो दैट विल आल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सेल, जो उसकी प्रोलिफरेशन को वो रोकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ये आया एग्जाम में। एंड दूसरा क्वेश्चन कैंसर से रिलेटेड था, ठीक है। So changes in cancer genes, protein in different human tumors are analyzed. Gene amplification or deregulation leads to increased expression, लेकिन mutation, deletion और recombination that leads to inactivation, ठीक है। देखो क्या होता है ना, हमारे अंदर अलग अलग टाइप के जीन्स हैं, कुछ जीन्स की एक्सप्रेशन बढ़ने की वजह से ट्यूमर होता है, ठीक है, जैसे कोई सिग्नलिंग वाले होते हैं, अगर उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिनका काम होता है ट्यूमर को सप्रेस कराना, लेकिन अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो दैट विल लीड टू उनकी इनएक्टिविटी की वजह से कैंसर होता है, ठीक है। तो जब मैंने क्वेश्चन देखा तो देखो ना, नॉर्मली अगर हम बात करें जो हमने पढ़ा भी था, जैसे एकेटी की बात करें, ठीक है, तो एकेटी एक तरह से आपने देखा कि ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग होता है, तो उसकी एक्सप्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वो एक्स एंड वाई व्हिच इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन ट्यूमर्स, ठीक है। तो एकेटी तो ग्रोथ फैक्टर की सिग्नलिंग में होता ही है, रास भी हम सिग्नलिंग पाथ में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप इंसुलिन वाली सिग्नलिंग पढ़िए तो उसमें भी हम पढ़ते हैं रास, राफ, एमईके, ईआर के, एम बाई सी आपका एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, और ये भी एक तरह से ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर होता है, जो ये हमने कैंसर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये चारों के चारों, ठीक है, जो है अगर इनकी एक्सप्रेशन बढ़ेगी तो एक तरह से बेसिकली ये दे विल बी रिस्पांसिबल फॉर कैंसर, ठीक है। तो वैसे तो अगर आपको जैसे इसमें बी पता लग गया, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में था बी वाला वैसे, ठीक है। फिर ये पीटीएम, पीटीएम अभी मैंने आपको बताया कि ये म्यूटेशन ये ट्यूमर को मतलब ये जो होता है ये सेल की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि ये एपोप्टोसिस को एक तरह से आप कह रहे हो कि मे बी फेवर करता है, ठीक है। लेकिन अगर पीटीएम नहीं है, ठीक है, अगर उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, ठीक है, सो दैट विल लीड टू ट्यूमर, ठीक है। और जैसे स्मैट4 होता है, ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर होता है, तो इसमें म्यूटेशन होगी तो ट्यूमर होगा। ई कैडहेरिन और एपीसी, ठीक है, तो ये भी एक एपीसी भी एक कैंसर होता है, दैट इज एडिनोमेटोसिस पॉलीऑप्सिस कोलाई, एडिनोमेटोसिस पॉलीऑप्सिस और पॉलीओसिस कोलाई, ठीक है। तो वैसे तो अगर आपको बी पता लग गया ना, एकेटी आपने सिग्नलिंग पाथ में पढ़ा है, इंसुलिन की, ग्रोथ फैक्टर की, रास भी आपने पढ़ा है, एम बाई सी एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये रिसेप्टर होता है एचईआर, ठीक है।
तो बाकी ऑप्शंस में आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको अगर आप ये याद रखना कि पीटीएन अभी आपने पढ़ा, तो पीटीएन सेल की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमें सेल की ग्रोथ नहीं करानी है, हमें मान लो उसका एपोप्टोसिस कराना है, मान लो एक ट्यूमर सेल बना, लेकिन पीटीएन ने उसे रोका ही नहीं, ठीक है, दैट विल लीड टू ट्यूमर। गटायरिंस हो गई, एक तरह से आपके जो इसको हम पढ़ते हैं आपके जो सेल एडिशन प्रोटीन होते हैं जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है, एपीसी हो गया, SMAD4, तो SMAD4 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी होता है और एक तरह से आपका ये बेसिकली जो बेसिकली ट्यूमर सप्रेस भी करता है, ठीक है। तो ये अगर आपको बी पता लग जाता तो आप इजीली कर लेते, ठीक है। सो इसका आंसर, क्योंकि इन चारों की एक्सप्रेशन बढ़ेगी तब कैंसर होगा, और इन चारों के अंदर अगर म्यूटेशन डिलीशन या रिकॉम्बिनेशन होगी तो दैट विल लीड टू इनएक्टिवेशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो दो जगह पे ये अभी 23 के अंदर पीटीएन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। सो आई डिस्कस दिस क्वेश्चन, सो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। सो this is all about this video. For all these kind of videos, please subscribe to our channel. Thank you so much.